25,000 टन का गोल्ड इंडिया में है। गोल्ड है तो एक सेफ्टी है, सिक्योरिटी है। वो भी आई थिंक मोनेटाइज कभी होता नहीं है, वो पड़ा ही रहता है। अब एक नया बंदा हो जिसको बिल्कुल एक फ्रेश आज से स्टॉक मार्केट में पैसे डाले, अगर उसको पैसा डालना तो कैसे कर सकता है? ये टाइम है कि अब मेरे को ऐसे म्यूचुअल फंड में डालना है जिसमें स्टॉक मार्केट का शेयर कम हो और डेट का शेयर ज्यादा हो। इसका शेयर 30 साल पहले 90 रुपीज का था। अगर उस टाइम पे आपने खरीदा होता, आज आपके पास करोड़ों होता। We refer to a movie Wolf of Wall Street. Fancy lifestyle, glamorous cars and It doesn't happen कि वो फ्लैशी ट्रेड्स हो रहे हैं वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट की तरह और आपको अचानक से ये गिर गया, वो बढ़ गया। एंड ऑफ द डे इट इज अबाउट पेशेंस। कि कोविड के टाइम पे 40% मार्केट गिरी थी, जिस स्पीड से गिरी सारे लोग एग्जिट ढूंढ रहे थे, भाई बेचो बेचो और निकलो। लेकिन जितने भी स्टॉक मार्केट के मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे प्रोफेशनल कलीग्स हैं, वो खरीद रहे थे। वो ऐसे स्क्रीन पे बैठे थे कि बस यार मेरे को 500 पे रिलायंस मिल जाए। लोग वुल्फ्स की तरह, असली वुल्फ्स ऑफ वॉल स्ट्रीट तो जब वो गिरी थी मार्केट तब चल रहा था। एंड दीज पीपल मेड ह्यूज मनी। एक यंग प्रोफेशनल को अपनी नौकरी ज्वाइन करता है तो कोई ऐसा 50-30-20 कोई रूल है कि उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए? 25% रियल एस्टेट में डालूंगा या 40% रियल एस्टेट में डालूंगा या उसमें भी लॉन्ग लार्ज कैप में डालूंगा। मैं बहुत वोलेटाइल पेनी स्टॉक्स में नहीं डालूंगा। ये सोचना कि आपकी जॉब कभी भी जा सकती है, इट इज अ वाइज थिंग टू डू, बिकॉज आजकल जॉब सिक्योरिटी है ना, वो एक इल्यूजन है। म्यूचुअल फंड ने कोविड के बाद 30-30%, 50-50% रिटर्न दिए। एक साल में उसके 50 लाख 90 लाख हो। अगर एक सिंपल टर्म में आप बताना चाहो कि मतलब व्हाट इज द बेसिक अंडरलाइंग डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग? इन्वेस्टिंग इज लाइक दैट, पेशेंस, बैकिंग द बिजनेस, डबलिंग अप जब आपको लगता है कि ये और अच्छा चल रहा है। मेरा एक फ्रेंड है, 20 लाख रुपए फादर से लिए और एक मार्केट से 1 करोड़ का ब्याज ले लिया। वो ऐप जैसे ग्रो है, ग्रो पे ऐसे गेमिंग की तरह उसमें फीचर्स डले हुए हैं, रंग बिरंगा स्टॉक ऊपर जा रहा है। 1 करोड़ 20 लाख के फ्यूचर्स ऑप्शंस लेके दबा के बैठ गए। 6 महीने में सारा डाउन हो गया। तो आपको अनसर्टेनिटी को अडॉप्ट करना है, अंडरस्टैंड कि मैं इसमें से पैसे कैसे बनाऊं। एवरी टाइम आई ट्राई टू पुट मनी इनटू क्रिप्टो, समहाउ इट ड्रॉप द वेरी नेक्स्ट डे। क्रिप्टो की एक सच्चाई, जिस दिन आपके अकाउंट में, वॉलेट में 1.5-2 करोड़ से ऊपर की चीज आई, उस दिन वो पीछे से कोई ना कोई निकाल लेगा। देयर इज नो सेफ्टी सिक्योरिटी। Welcome back, guys. And today, joining me on the show, our dear guest, Mr. Tushar Kansal. And sir, please, I'm very happy to welcome you back on the show. So last time हमने जब conversation करी तो we were talking about tariffs, ठीक है? And tariff आज भी अभी भी it's a hot topic, and it was very enlightening. बहुत मजा आया मेरे को. First of all, thank you again, starting on that note. And I'm very happy to have you again. Thank you, Adi. Thank you for having me. Sir, pleasure is all mine. पिछली बार भी बहुत मजा आया था. And I'm actually hoping sir आज ना मतलब of course हमने एक बहुत मैक्रो लेवल पे एक बात कर लिया of world economies and everything, right? आज मैं टच करना चाहता हूँ वो सेगमेंट फाइनेंशियल मार्केट और मे बी मनी मैनेजमेंट, ठीक है, और मे बी पावर ऑफ मनी, लेट्स कॉल इट, राइट? जैसे लोग बोलते हैं ना मनी मनी हनी हनी तो वैसे वाला सिस्टम, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी बेसिक फाउंडेशन कि आज की डेट के अंदर एक इंसान कोई नेटफ्लिक्स पे सीरीज हो या जियो हॉटस्टार पे हो या कहीं पे भी हो, वो मिनट से पहले 30 सेकंड के मतलब एक दिन के अंदर अगर कोई सीरीज लॉन्च हुई उसको बिंज वॉच कर डालता है। पर लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के अपनी मंथली फाइनेंशियल प्लानिंग कर ले। और ऐसा क्यों हो रहा है? Why can't they plan it for the future? Why can't they plan or manage money themselves? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एडी। तो मनी जो है ना, वो लोगों को बहुत इंटिमिडेटिंग, बहुत डर लगता है मनी के बारे में सोच के कि अगर मनी नहीं है तो क्या होगा। और हमारे स्कूल सिस्टम में पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट्स, मेकिंग रिटर्न ऑन मनी, हाउ टू डू बिजनेस, मनी मैनेजमेंट नहीं सिखाया जाता। और एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि लोगों को लगता है कि इंजीनियरिंग इज सुपीरियर, कॉमर्स इज सेकेंड, तो वो बना हुआ है। तो लोगों के अंदर ना बहुत मनी के बारे में जब भी माइंड में आता है तो उनको बहुत फियर फैक्टर लगता है। अब आप देखो कि मनी इंटेलिजेंस, जो मनी से रिटर्न बनाते हैं, वो इंटेलिजेंस की बात नहीं है, वो हैबिट्स की बात है। Correct. और बहुत एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी मार्केट्स के बारे में है तो इतने इंस्ट्रूमेंट्स आजकल अवेलेबल हैं कि कोई भी आदमी पेशेंस रख के वाइज तरीके से रिटर्न बना सकता है। अब आप देखो इन्फ्लुएंसर्स हैं जैसे रचना रानडे हैं, उन्होंने दुनिया को सिप्स से, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से कैसे रिटर्न बनाना है, इसी को उन्होंने करियर बना लिया। और लोगों को वो सिंपल में समझना कि अगर हम सिप डालें तो हम अपनी सैलरी की कितनी अमाउंट की डालें, उससे कैसे रिटर्न जनरेट होगा। अच्छा, अगर हम म्यूचुअल फंड चूज करें तो वो
इक्विटी वाला करे, लार्ज कैप वाला करे, या फिर उसमें डेट मिक्स होना चाहिए। और उसमें अगर हम यंग एज है हमारी, वी आर मोर एग्रेसिव, हमें रिस्क ज़्यादा लेने का शौक है, रिटर्न ज़्यादा चाहिए, तो हमें कौन सा म्यूचुअल फंड चाहिए, तो उसके ऊपर पूरा करियर बना लिया। अब एक स्टैटिस्टिक है, वो ये कहती है कि यूएस में जो लोग एक सैलरी पर हैं उनमें से 65% को मनी मैनेज करना नहीं आता, जो एक बेसिक सैलरी पे लोग हैं। मतलब तो ये जो लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ एक्सपोजर अबाउट मनी, हाउ टू ट्रीट मनी, ये इंडिया में भी बहुत है क्योंकि स्कूल सिस्टम में नहीं है, और यही यूएस में भी बहुत है। दैट इज द बेसिक रीजन। सर मतलब अक्रॉस द ग्लोब राइट, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी होना ये आपका एक मतलब आना चाहिए, मतलब इन मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड क्लासेस आल्सो फाइनेंशियल लिटरेसी इज मिसिंग। जो आपने बोला, चाहे स्कूल के फाउंडेशन में बोल लो, चाहे इंडिया मार्केट बोल लो, यूएस मार्केट बोल लो, व्हाटएवर मार्केट हम कंट्री की बात करें, राइट। द ओनली पॉइंट व्हाट आई पर्सनली फील इज कि जनरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे घर में हमारे मम्मी से बेटर कोई नहीं कर सकता, राइट। एक घर में एक हाउस होल्ड लेडी एवरीडे बेसिस के ऊपर क्या सामान लाना है, क्या सब्जी लानी है, क्या चीजें लानी है, व्हाटएवर शी प्लान्स एवरीथिंग अराउंड, राइट। तो और as a matter of fact, Indian households, I would say, generally we are more financially well managed in a manner of speaking, right? But individual investing, जो आपने बोला शेयर मार्केट में, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, व्हाटएवर, वहां करते समय एक तो वो डर जो खौफ बन गया कि फियर ऑफ लूजिंग मनी इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिस्क, वो रिस्क एपेटाइट बहुत कम नहीं होगी आपको लगता है लोगों की? देखिए, घर में जनरली ट्रेडिशनल हाउसेस में फादर होता है जो मनी मैनेज कर रहा होता है। इवन वाइफ को भी पता होता है कि घर कैसे चल रहा है। करेक्ट। तो मुझे घर को अगर खर्चे करने हैं तो कितने लेवल पे करने हैं, अगर हमें सेविंग्स करनी है तो कितनी करनी है। बट ये कितनी गलत बात है कि मतलब आपको कुछ चीजें इंडिया में, मैं इंडिया की बात करूंगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इट, कि वो आपको घर से पता चल रही है, कोई फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम नहीं दे रहा। इट इज रॉन्ग। जैसे आप टीनेज हो जाते हो, आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होते हो, ऑल द टाइम देयर इज सुपर्ब सिलेबस, भर भर के सिलेबस है, आप उसके अंदर फोकस कर रहे हो, लेकिन आपके बॉडी के हार्मोन्स चेंज हो चुके हैं, आपको टीनेज आ गई है, तो आपको बहुत जो चेंजेस अपने अंदर हो रहे होते हैं, आपको एजुकेशन सिस्टम सिखाता नहीं है। फिर फ्रेंड से पूछो, तो मतलब ये जो आउटसाइड दी फॉर्मल सिस्टम जो चीजें हैं, उनमें से कुछ चीजें सिस्टम का भी पार्ट होनी चाहिए। और जो हाउस होल्ड्स है ना, वो सारे अच्छी राइट उनको एक्सपोजर नहीं है। वैसे इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि सारी दुनिया स्टॉक मार्केट से कमा रही है तो हम एफडी से क्यों कमाएं, और एफडी का रिटर्न इन्फ्लेशन मीट भी नहीं कर रहा। करेक्ट। तो सारे लोग म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, लेकिन अब पिछले एक साल में म्यूचुअल फंड्स ने ऑलमोस्ट 1 to 2%, 0% रिटर्न दिया है, बिकॉज स्टॉक मार्केट एक साल में हिली नहीं। अब लेकिन तब भी 17,000 करोड़ पर मंथ आ रहा है म्यूचुअल फंड्स में। तो लोगों को अब ये पता नहीं कि भैया ये टाइम है कि अब मेरे को ऐसे म्यूचुअल फंड में डालना है जिसमें स्टॉक मार्केट का शेयर कम हो और डेट का शेयर ज्यादा हो, ताकि मेरा डेट से तो रिटर्न आए उसमें। तो ये एक्सपोजर्स, अब कोई आदमी एमबीए फाइनेंस हो मेरी तरह जैसे, या फिर सीए हो, उसको तो सब ये चीजें समझ में आ जाती हैं बिकॉज यू टेंड टू रीड देम। लेकिन अदरवाइज कई लोग फिर गलत डिसीजंस लेते हैं और ब्लाइंडली खेलते हैं, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। तो सर आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, राइट। तो वो फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम जो भी है हमारा, मतलब थोड़ा सा मतलब उतना एक्सपोजर कम है, एंड 99% क्या होता है कि यूथ, राइट, 90% हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग तभी कर सकते हैं जब हमारे पास फाइनेंशियल इनकम, राइट। तो एक लेट्स से अगर कोई एक नो वॉइस समझ लो, या फिर अ पर्सन हु स्टार्टिंग अ जॉब फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। तो एक यंग प्रोफेशनल को अगर वो अपनी नौकरी ज्वाइन करता है, तो कोई ऐसा 50-30-20 कोई रूल है कि उसको किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए टू सिक्योर हिज और हर फ्यूचर? देखिए, 50-30-20 एक इट्स अ रूल ऑफ थंब। तो वो कहता है कि 50% आपको अपनी नीड्स पे खर्च करना चाहिए, घर चलाना है, गाड़ी का पेट्रोल देना है, स्कूल की फीस जानी है, और 30% आपको अपनी वांट्स पे खर्च करना चाहिए कि नहीं मैं इस बार हर रूम में एसी लगाऊंगा, और मेरे को एक अच्छा टीवी चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और 20% सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में। अभी क्या है कि जितना जल्दी हम ये बात अंडरस्टैंड कर लें कि नॉर्मल एफडी हमें रिटर्न नहीं देती, और
जो बिजनेस वाला है वो बच जाता है बिकॉज वो खर्चे डालता है, खर्चे डालने की वजह से उसके प्रॉफिट कम दिखाता है, तो वो टैक्स कम देता है। सैलरी वाला तो ब्रैकेट में है, वो तो दे रहा है 25% और जो भी दे रहा है जी। तो इसके अंदर जितनी जल्दी आप अपनी जॉब लाइफ में और इवन बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट एज अ पैसिव इनकम बनाने लग जाओ, उतना जल्दी आप चीजें संभाल पाओगे, आपके पास एक स्टेडी सोर्स ऑफ पैसिव इनकम शुरू हो जाएगी। मतलब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि खर्चे करने के बाद जो बचेगा मैं वो सेव करूंगा। मेरे को हमें ये सोचना है कि सेविंग करने के बाद जो बचेगा वो मैं खर्च करूंगा। तो इसमें एक सोच में चेंज आने की जरूरत है, और ये बड़ा डेंजरस है। आजकल के जो यूथ है, फ्रिज लोन पे, आईफोन लोन पे, मतलब ये जो ट्रेंड है ये एशियन ट्रेंड नहीं है। एशिया में सेविंग करके लोग ट्रेडिशनल तरीके से कमा रहे हैं, बट ये जो ट्रेंड है कि अब देखो गाड़ियां लोग छोटी खरीदा करते थे, तो मारुति की जो बेस्ट सेलिंग कार्स थी वो ऑल्टो, वैगनआर ये थी। अब अचानक से पिछले 2 साल में सबको एमयूवी एसयूवी चाहिए, सबको हैचबैक चाहिए, सबको वो जो एक ट्रेंड आ रहा है वो इंक्रीज एक्सपोजर की वजह से है, बिकॉज मोबाइल पे सब कुछ है। तो आप देख रहे हो यूएस में, अच्छा दुबई में 8 लाख रुपए की एसयूवी मिल जाती है, यूएस में 10 लाख रुपए की मिल जाती है, इंडिया में 30 लाख की मिल रही है, लेकिन तब भी लेनी है। तो ये जो ट्रेंड है ये इसके लिए मैं बोलूंगा इट इज नॉट द राइट ट्रेंड। डेट क्या होता है, डेट की बेसिक नेचर होती है कि आप फ्यूचर का जो चीजें आपको कंज्यूम करनी है वो आप आज कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसका पैसा कहीं से तो आएगा। तो वो वहां पे अब जैसे एक कंपनी के बारे में बताऊं मैं आपको, उसको आईपीओ करना था, तो डेट काफी था, तो उसको डेट रिड्यूस करना था। पर्सनल फाइनेंस की बात नहीं है, इट इज मोर ऑफ अ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। तो उसने बहुत सारी वर्किंग कैपिटल से डेट रिड्यूस कर दिया पे बैक करके। तो अब क्या है कि उसको अच्छे नंबर्स दिखाने हैं, अच्छी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखानी है, वर्किंग कैपिटल ही नहीं है रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो भाई इतना डेट लेके तुम बैठे थे, तो वो जिस टाइम पे कंपनी जो चला रहा होता है ना, उसमें आप जितना पैसा डाल दो वो कुएं की तरह होता है। करेक्ट। वो पीछे टीम खर्च कर देती है। तो ये फाइनेंशियल जो प्लानिंग है वो कॉर्पोरेट्स के लिए भी, पर्सनल फाइनेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मनी इज ऑफन ग्लैमराइज्ड, ठीक है। फॉर एग्जांपल वी रेफर टू अ मूवी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, राइट। उसके अंदर यू सी फैंसी लाइफस्टाइल, ग्लैमरस कार्स एंड यू नो द एंटायर shebang, right? But in real life, managing money or handling money is very unglamorous. You have to invest carefully. You need to see how it is compounding, how it is growing, and you need to have a lot of patience. So how do we make this boring side, yet the most powerful side, important for people? देखिए, हमें बेसिक चीज सिखानी चाहिए लोगों को कि पेशेंस ग्लैमराइज नहीं लगती। पेशेंस बड़ी अनग्लैमराइज चीज है। पेशेंस, बैठे रहो, वेट करते रहो। लेकिन लग्जरी वो बड़ी ग्लैमरस लगती है। लेकिन जो आपको पेशेंस आपको रिटर्न देगी और क्वालिटी ऑफ लाइफ देगी, वो आपको लग्जरी नहीं दे सकती। और जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, अगर आज आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, दैट इज द रियल फ्लेक्स। वो आप पूरी दुनिया को कह सकते हो। अब जैसे आपने 20 साल पहले 10,000 रुपए महीने का सिप डाला था, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड, आज वो 1 करोड़ क्रॉस है, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट की वैल्यू ही अलग है। तो जैसे ग्राहम स्टीफन है, जो एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, वो क्या करता है, वो जितना भी कमाता है फ्रूगली रहता है। यानी 50% जितनी उसकी कमाई है वो तो सेव करता ही करता है, बाकी 50% से अपने खर्चे और अपने वांट्स और नीड्स। और वो जितना कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, कैसे रिटर्न बना रहा है, वो अपनी जर्नी शेयर करता है दुनिया के साथ। अब वो उसको क्या जरूरत है, आप सोचोगे कि भाई इतना बड़ा यूट्यूबर है, इतने उसके तो करोड़ों हैं, तो आप सोचोगे कि नहीं वो तो पर्सनल प्लेन लेके यहाँ जा सकता है, वो कर सकता है। तो वो ये बताता है कि देखो मैं भी रिस्पॉन्सिबली रहता हूं। और हमें मनी को, जो फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि हम पैसे के बारे में सोचें, वो आनी चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम।
हमें मनी से फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती। मैं 45 साल की उम्र तक मैंने अपनी इतनी अच्छी मनी मैनेज किया हुआ था, इतनी अच्छी अपनी फाइनेंसेस मैनेज की हुई थी कि 45 तक मैं रिटायर कर सकता था। अगर एक इंसान देखे कि देखो ये बंदा है जो 45 तक रिटायर कर सकता है, आप सोचो कि उस जैसी अचीवमेंट, मतलब एनीबडी विल से कि यार मुझे ऐसी अचीवमेंट चाहिए। करेक्ट। लेकिन उसके लिए आपको 45 की एज तक जो पेशेंस रखनी है, इट इज बोरिंग। मनी मेकिंग इज बोरिंग। इट डजंट हैपन कि वो फ्लैशी ट्रेड्स हो रहे हैं वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट की तरह और आपको अचानक से ये गिर गया वो बढ़ गया। एंड ऑफ द डे इट इज अबाउट पेशेंस, वाइज इन्वेस्टिंग एंड पेशेंस। और इवन जो बिजनेस करते हैं, जैसे मेरे पास स्टार्टअप्स आती हैं, तो वो एक बिजनेस पर्टिकुलर बिजनेस प्लान कर रहे होते हैं। सपोज दे आर सेलिंग कॉफी। अब सेलिंग कॉफी इज नॉट ग्लैमरस। आपको रिटेल स्टोर खोलने हैं, उनको मैनेज करना है, स्टाफ को मैनेज करना है, राइट। अब आप ओवर द ईयर सेम चीज करे जा रहे हो। आपको पता है मोर देन 50% फाउंडर्स जो गिव अप कर देते हैं, उसकी एक स्टैटिस्टिक आई थी कि वो इसलिए वो बोर हो जाते हैं सेम चीज करते करते। देन दे स्टार्ट डूइंग समथिंग टोटली डिफरेंट कि नहीं मैं तो इसमें ये करूंगा। और बट द थिंग इज दैट बोरिंग इज ब्यूटिफुल if it is backed by wise decisions and then patience. तो सर मतलब टॉकिंग अबाउट सो इक्विटी मार्केट को अगर वो देखता है, एक लेमैन देखता है, तो लेट्स हम सीरीज की बात करें। वो जो एक सीरीज है द स्कैम 1992, राइट, उसको देखते थे कि इट्स वेरी chaotic, इट्स वेरी पावरफुल, इट्स अ मिस्ट्री, इट्स एक्साइटिंग एंड ये सब चीजें होती हैं। हम जब वो देखते हैं टीवी एक शो देखा और ऐसा और ये हो रहा है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम सर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट सीम्स लाइक गैम्बलिंग। हाँ कि मतलब इन अ वे आई एम नॉट से इट्स एग्जैक्टली गैम्बलिंग, एक एजुकेटेड डिसीजन मेकिंग है ऐसे तो। बट अब एक नया बंदा हो जिसको वो बिल्कुल एक फ्रेश, जिसने आज तक स्टॉक मार्केट में पैसा डाला ही नहीं, अगर उसको पैसा डालना हो तो कैसे कर सकता है? मतलब ऑफ कोर्स यू कैन गो टू एंड बाय व्हाटएवर, बट एक सेंसिबल तरीके से, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से हाउ कैन दे अप्रोच इट विदाउट गेटिंग कॉट इन द हसल? देखिए, जो हम स्टॉक मार्केट के बारे में सोचते हैं, अब जैसे मैंने अपने फादर से बात होती थी तो फादर कहते थे मैं स्टॉक मार्केट में नहीं डालूंगा। मतलब इवन मेरा एक कजन है, उसकी फैक्ट्री है, ही अर्न सो मच, रियल एस्टेट में डालेंगे, बस रियल एस्टेट, गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट में नहीं बेटा, वो तो सट्टा है। देखो सट्टा तो तब है अगर जो आप चीज खरीद रहे हो उसके पीछे कुछ नहीं है। जैसे क्रिप्टो है, वो एक स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, वो एक्चुअली में करेंसी है ही नहीं, तो उसकी वैल्यू ये है कि कोई और उसकी क्या वैल्यू लगाता है, Correct. आपसे खरीदता है या नहीं। करेक्ट। लेकिन आप एक शेयर खरीदते हो तो वॉरेन बफेट का एक कोट है कि आप एक कंपनी खरीद रहे हो, उसके पीछे कंपनी है जो एक प्रोडक्ट और सर्विस बेचती है या मैन्युफैक्चरिंग करती है, या सपोज उसका ऑनलाइन ई कॉमर्स का, उसके पीछे सेल्स है, उसके पीछे प्रॉफिट्स है, ग्रोथ है, तो आप ओनरशिप ले रहे हो, इट इज नॉट गैम्बलिंग। और जैसे इन्फोसिस का शेयर 30 साल पहले आया था तो शायद 90 रुपीज का था, 90 रुपए का। अगर उस टाइम पे आपने खरीदा होता तो उस टाइम इंडिया का आईटी रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, इंडियन इकोनॉमी ओपन हुई थी। तो आपने क्या किया, अगर आपने उस टाइम खरीदा तो आपने इंडिया की आईटी ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट किया और उसका पार्ट बने आप वो शेयर खरीद के। उसी तरह से अगर एप्पल का 30-35 साल पहले $22 शायद था शेयर उसका, अगर आपने उस टाइम पे खरीदा होता तो आप दुनिया का सबसे पॉपुलर नया प्लेटफॉर्म कॉल्ड स्मार्टफोन, उसकी जर्नी का आप पार्ट बनते और आज आपके पास करोड़ों होते। तो इट इज अबाउट रियल कंपनीज, रियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, रिटर्न on equity, return on assets. It's about profits. Even if it is about losses, then also if the market is valuing it, market अगर उसके शेयर की वैल्यू कर रही है, इसका मतलब वो फ्यूचर में देख रही है कि इसमें रिटर्न अच्छा आएगा। It is about that. It is about participating in journeys of success and creating value for the shareholder. अगर किसी को इन्वेस्ट करना है इन स्टॉक मार्केट और ओवरवेल्म नहीं होना,
तो of course do your financial due diligence, read about the company, what the services are, what the products are, what is their future growth potential looks like, right? And what is their R&D budget and blah blah blah, all XYZ factor the entire financial matrix of it, right? देखिए, आप कोई चीज खरीदते हैं तो आप उसको एक बार देखते तो हैं कि ये मतलब प्राइस ठीक है या नहीं। Correct. और ये चीज जो मैंने खरीदी है, मान लो कार खरीदी आप, तो देखो ना इसमें यार कितनी माइलेज देती है, और जिस रेट पे खरीदा है उसके बराबर की और कौन सी कार्स है। Correct. हाँ. तो फीचर्स तो आप देखते हो ना। उसी तरह से जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सारी वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। इवन इफ आपको बेसिक अगर फाइनेंशियल्स पढ़ने नहीं आते, तब भी आप किसी की हेल्प तो ले ही सकते हो। और आजकल तो चैट जीपीटी है, उस पे DRHP अपलोड करो और उसको बोलो गिव मी 10 गुड पॉइंट्स एंड 10 नेगेटिव पॉइंट्स अबाउट दिस, आपको वैसे ही बता देगा। I understand your point. What are you talking about in terms of doing your due diligence and research, product comparison, features, anything? हम जो भी कुछ करते हैं हम एक value proposition तो देखते ही हैं। What a basic difference I want to ask you is basically between investing and trading. अब investing क्या होता है सर? It's like building a slow fire जो धीरे धीरे सालों में जाके आपको it'll give you warmth, a security, right? And trading is like playing with fireworks. ठीक है? तो अगर एक सिंपल टर्म में आप बताना चाहो कि मतलब व्हाट इज द बेसिक अंडरलाइन डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। देखिए, इन्वेस्टिंग क्या हुआ कि आपने एक पेड़ लगाया, अब उस पेड़ को आप पानी दोगे, उसमें फर्दर आप इन्वेस्ट करोगे, मे बी उसकी इन्वेस्टर कॉल्स पे जाके अच्छे क्वेश्चंस पूछोगे, तो उसको आप धीरे धीरे वाटर करोगे, फिर आप बाद में कहोगे कि यार ये 20 रुपए से 30 रुपए हो गया बिकॉज ये बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैं थोड़े से और खरीद लेता हूँ। तो इन्वेस्टिंग इज लाइक दैट, पेशेंस, बैकिंग द बिजनेस और डबलिंग अप जब आपको लगता है कि ये और अच्छा चल रहा है। ट्रेडिंग तो इट्स लाइक कि मतलब ट्रेडिंग इज लाइक वो लोग जो ये सोचते हैं कि यार मेरे को 1 महीने के अंदर डबल रिटर्न मिल जाए, और वो कसिनो की तरह ट्रीट करते हैं उसको। जैसे एक फंडामेंटल्स के बेसिस पे इन्वेस्टिंग होती है, एक टेक्निकल्स के बेसिस पे होती है। तो जो टेक्निकल्स हैं वो ये देखते हैं कि ये स्टॉक अगर हिल रहा है तो इसका चांस क्या है कि ये ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, नीचे जाएगा। लेकिन जो फंडामेंटल्स होते हैं वो देखते हैं कि यार ये मुझे लॉन्ग टर्म तक इस कंपनी में रहना है बिकॉज ये कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न देती है और हमेशा ग्रो करती है। जैसे HDFC बैंक हो गया या L&T हो गया, लार्सन एंड टूब्रो। तो ऐसी कंपनीज जो फंडामेंटली साउंड है। इसके अंदर मुझे उनकी बात याद आती है, नौकरी के संजीव बिचलानी जी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था कि उनसे पूछा होस्ट ने कि आपने जोमेटो को लिस्ट हुए भी 1-2 साल हो गए, आप अभी तक उसमें रख के बैठे हो, क्योंकि आप तो उस टाइम पे गए थे जब पहला चेक लेने वो आया था आपसे, दीपेंद्र। तो ही सेड मुझे किसी ने बोला था कि जो कंपनी अच्छी चल रही हो उसमें कभी बेचना ही नहीं, मतलब आपका एटीट्यूड होना चाहिए इसको तो मैं कभी भी नहीं बेचूंगा, लाइक योर बेस्ट रियल एस्टेट, कि इसको तो मैं कभी भी नहीं बेचूंगा, बिकॉज वो आप बिलीव नहीं करोगे कहां से कहां पहुंच जाएगी। करेक्ट। एंड पेशेंस इज द की। तो इन्वेस्टिंग इज लाइक दैट। ट्रेडिंग जो है उसमें सब, मैं आपसे एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको ये है कि आप स्टॉक मार्केट से कमाते रहो बिकॉज आप सोचो कि इन्वेस्टिंग इज अ पैशन और इन्वेस्टिंग में से मुझे रिटर्न मिलता है। तो अगर कोई अच्छा स्टॉक है और वो 20 से 50 रुपए हो गया, तो आप क्या सोच के बेच रहे हो? भाई आपने कहा 30 रुपए का गेन आ गया, अगर वो अच्छा स्टॉक है तो आप उसको क्यों बेच रहे हो? फिर वो तो 50 में थोड़ा ठहर के रुकेगा वहां पे, फिर किसी पॉइंट पे और बिजनेस इंप्रूव होगा तो वो 80-100 पे जाएगा। अगर वो अच्छा बिजनेस नहीं है तो फिर आप 20 में घुसे ही क्यों थे? तो मतलब मुझे ट्रेडिंग का जो बेसिक प्रीमाइस है, ऑल्दो कंपनीज मेक ह्यूज मनी उसमें ट्रेडिंग के अंदर, बट वो ये है, मतलब वॉरेन बफेट ने एक बात बोली थी कि स्टॉक मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म जिसके अंदर इम्पेशेंट लोगों का पैसा पेशेंट लोगों की तरफ चला जाता है। Well said, yeah. मतलब इट इज अ मशीन जो आपकी पेशेंस को रिवॉर्ड करती है। और आप जितने वाइज इन्वेस्टर्स की बुक्स पढ़ लो, पॉल ग्राहम, वॉरेन बफेट, मनीष पबराई, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, आपने इंडिया वाला आप पढ़ लो, समीर अरोड़ा, आपको हमेशा वो यही कहेंगे पिक द राइट विनर्स और उनके इन्वेस्ट करके बैठो।
पिक द राइट विनर्स और उसके अंदर बैठो. मतलब बोरिंग, पेशेंस और देन यू मेक द रिटर्न. तो वो डिफरेंस है दोनों में. सो अभी क्या हो रहा है इंडिया के अंदर ना फ्लो चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है. वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच इज हैपनिंग इनटू रियल एस्टेट मार्केट, राइट? चाहे वो मिलेनियल्स हो या जेनजी हो, ठीक है. बस ज़ेरा वेरा आ गया है तो थोड़ा लगता है कि हाँ मेरे पैसे डूबेंगे नहीं, बिल्डर भागेगा नहीं, ठीक है. बट आपको क्या लगता है कि हम एक वेल्थ जो क्रिएट करनी है उसको हम डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, या फिर हम एक ऐसी जनरेशन की तरफ जा रहे हैं वेयर हमको एडिक्शन हो गई है कि स्पेकुलेशन के ऊपर पैसा बनाएंगे? ये जनरेशन है ना, ये बहुत बटन फ्रेंडली है. टक दबाया कर दिया. करेक्ट. मतलब मेरे पास एक फिनटेक कंपनी थी, वो एक लेंडिंग प्लेटफॉर्म लाए थे, अनसिक्योर्ड लेंडिंग, और वो बटन पे लैंड हो रहा था. मतलब ये मैंने डाला, अपना नाम डाला, मैंने अपनी बेसिक डिटेल डाली और मुझे फ्रिज के लिए पैसे चाहिए, बटन दबाया और वो, और पीछे से वो बंदा 24 से 36% ब्याज चार्ज कर रहा था, इंटरेस्ट. तो मैंने सोचा यार ये बटन दबा दबा के लैंडिंग हो रही है अनसिक्योर्ड, मतलब पता नहीं वापस आएगी नहीं आएगी. और मैंने फिर एक कंपनी थी जो बहुत मोटा पैसा लगा हुआ था उसमें, एक पॉलिटिशियन का, उसके सीएफओ से मैं मिला था. भाई वो बंद हो गई. अनसिक्योर्ड लैंडिंग बटन पे दे रहे थे. तो ये जेनजी जो है ना, ये इनको बटन का बड़ा शौक है. मतलब इंस्टाग्राम पे नीचे व्हाट्सएप होता बटन. और जो स्टॉक मार्केट की एप्स आ गई है, वो एप्स जैसे ग्रो है, ग्रो पे ऐसे गेमिंग की तरह उसमें फीचर्स डले हुए हैं, रंग बिरंगा स्टॉक ऊपर जा रहा है, बटन. तो जब तक आप सोच समझ के फाइनेंशियल लिटरेसी के साथ आप कर रहे हो इन्वेस्ट तो ठीक है. लेकिन आपको ब्लाइंड खेल रहे हो कि मैंने इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग और मैंने इसमें डालने हैं कि जी मैंने 10 रुपए डाले, 90 रुपए का मैंने ब्याज ले लिया फ्रॉम द ब्रोकर. अब तो कम हो गया है, सेबी ने कम कर दिया है. तो उससे अगर आप स्पेकुलेशन कर रहे हो, मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ. मेरा एक फ्रेंड है, उसकी फैक्ट्री है कॉपर की. अब ना उसको क्या था कि जैसे छोटा भाई भी उसका है, वो घर के ऊपर रहता है, अब उसके भी 2 बच्चे हैं, इसके भी, वो फैक्ट्री एक ही है, तो पूरा नहीं पड़ता. तो उसको एक दिन टेंशन हो गई. तो भाई ने क्या करा, 20 लाख रुपए फादर से लिए, जो घर पे एक मिडिल क्लास की सेविंग पड़ी होती है, उसमें से 20 लाख लिए और एक मार्केट से 1 करोड़ का ब्याज ले लिया. और एक कैश वाली ऐप में जाके 1 करोड़ 20 लाख के फ्यूचर्स ऑप्शंस बैंकिंग स्टॉक्स के, जिस टाइम पे पीएसयू बैंक डूबे पड़े थे, वो लेके दबा के बैठ गए कि भैया मुझे तो फैक्ट्री के साथ साथ एक और इनकम बनानी है. 1 करोड़ का लोन लेके और 20 लाख अपने डाल के, आप ये मानो 6 महीने में सारा डाउन हो गया, जीरो हो गया. मतलब 5-6 साल तक तो वो पैसे वापस कर रहा था मार्केट के, फैक्ट्री से ही कमा के. इतना बेचारा कहीं घूमने नहीं जाता था. प्लस जिन लोगों से कैश लिया हुआ था वो तो घर पे लड़के बेच देते थे. करेक्ट. कि हमें तो उसने बोला मैं कुछ धीरे धीरे करके करूंगा, तो आप ब्याज ले लो इस पे. अब वो इंटरेस्ट भी फैक्ट्री से आ रहा था. तो एक मेरा यूएस का फ्रेंड था, उसने सोचा कि टेस्ला विल बिकम वेरी बिग बिकॉज इलॉन मस्क के जो थिएट्रिक्स रहते हैं, वो इतना चीजें करता है, इतनी बातें बोलता है, तो ही इज ऑलवेज इन द लाइमलाइट, ही इज अ शो मैन. तो उसकी वजह से स्टॉक भी डिफरेंट लेवल पे ही और परफॉर्म भी करा है टेस्ला ने. टेस्ला इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड. अभी $1 मिलियन का उसका प्रूव किया. हाँ. इस डांस तो एक टाइम में उसने टेस्ला के फ्यूचर्स या आई थिंक ऑप्शंस या फ्यूचर्स में से कुछ एक में एंट्री ले ली. और वो उसी टाइम पे इसने मिस्टर एलॉन मस्क जो थे, इन्होंने ट्विटर पे डाला, आई थिंक द टेस्ला स्टॉक इज ओवर वैल्यूड. अपनी कंपनी के बारे में वो डाल दिया और डिप कर गया था वो. भाई इसका तो 1 करोड़ 20 लाख 1 करोड़ 50 लाख डाउन हो गया था ये तो. फिर इसकी वो चली, फेज चला दारू पीने का. और तो मतलब द थिंग इज कि फास्ट इन्वेस्टिंग, बटन इन्वेस्टिंग, ये सारी चीजें अच्छी हैं टू अ पॉइंट, लेकिन इट शुड बी बैक्ड बाय फाइनेंशियल लिटरेसी. कि आपको समझ होनी चाहिए कि आप एक्चुअल मनी लगा रहे हो एंड क्यों लगा रहे हो. तो वो इट शुड नॉट बी लाइक अ गेमिंग थिंग कि भाई आप फ्रेंड्स के साथ बैठे हो और अपने बटन दबा दिया. एंड नाउ व्हाट विल यू से टू अ पर्सन जिसके हु हैज बर्न्ड हिज हैंड्स, राइट, और बोलता है कि स्टॉक मार्केट इज नॉट फॉर मी, उसको उस बंदे के लिए क्या कहोगे आप?
देखिए, आई टोल्ड माय फ्रेंड हु हैज अ कॉपर मैन्युफैक्चरिंग कि कोविड के टाइम पे 40% मार्केट गिरी थी, और जिस स्पीड से गिरी, उस स्पीड से गिरने के बाद सारे लोग एग्जिट ढूंढ रहे थे, भाई बेचो बेचो और निकलो। तो वो जो फ्रेंजी थी, क्योंकि सबको पता है कि जब इतनी भयंकर गिरती है तो 1-2 साल लगते हैं उसको रिकवर करने में, और वो भी डिपेंड करता है कि यूएस की जो फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट कम करेगा नहीं करेगा, क्वांटिटेटिव ईजिंग लाएगा नहीं लाएगा, मनी फ्लो इजी करेगा तो फिर वो बढ़ेगी दोबारा। लेकिन जितने भी स्टॉक मार्केट के मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे प्रोफेशनल कलीग्स हैं, जिनका बहुत नाम है मार्केट में, वो खरीद रहे थे। वो ऐसे स्क्रीन पे बैठे थे कि बस यार मेरे को 500 पे रिलायंस मिल जाए, और मेरे को मतलब लोग वुल्फ्स की तरह, असली वुल्फ्स ऑफ वॉल स्ट्रीट, तो जब वो गिरी थी मार्केट तब चल रहा था। So there was blood in the water, na? Sharks were Yes. pounding on it. And these people made huge money, huge money. लोगों ने ऐसा ऐसा पैसा बनाया ना स्टॉक मार्केट में कोविड के टाइम पे। कोविड तो ठीक है, एक एपिडेमिक था, एक आउटब्रेक था वो, लेकिन ओवर द लॉन्ग टर्म तो यूएस सपोर्ट करता है स्टॉक मार्केट को, और यूएस का जो डॉलर फ्लो एफआईआई का इंडिया में आता है, और वही हुआ। सो माय एडवाइस इज, आपने पैसा लूज किया है, आप एक स्मॉल पोर्शन, पहली बात तो सारे पैसे से आपको स्टॉक मार्केट में डालना भी नहीं चाहिए। आपको अपनी लिमिट बनानी चाहिए। 25% रियल एस्टेट में डालूंगा, या 40% रियल एस्टेट में डालूंगा, या 25 से 50% में इसमें डालूंगा, उसमें भी लार्ज कैप में डालूंगा, मैं बहुत वोलेटाइल पेनी स्टॉक्स में नहीं डालूंगा। तो वो चीज आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर आप छोटा सा पोर्शन डालो, वेट फॉर द राइट मोमेंट, फॉर द राइट कंपनी, और वो एक्सपोजर लेके। नहीं तो फिर एक दूसरा, आपको अगर नहीं करना आता और आप लॉसेस बना गए, म्यूचुअल फंड के थ्रू डालो। म्यूचुअल फंड को, बिकॉज वो मैनेजर्स होते हैं ना, मनी मैनेजर्स, वो लोग आपका मनी मैनेज करते हैं, आप उनके थ्रू डालो। उसके अंदर तो फिर पूरा फील्ड है कि आप किस टाइप के म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, लार्ज कैप एक्सपोजर, मिड कैप, स्मॉल कैप, उसमें डेट मिक्स है या नहीं, सिप ले रहे हो यानी रेगुलर मंथली कर रहे हो, या फिर वन टाइम कर रहे हो, ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड है, वो सारी चीजें आप स्टडी करो। कोविड के टाइम्स के आपने भी रेफरेंस दिया, तो उससे अभी लास्ट फ्यू इयर्स हैज बीन अ रोलर कोस्टर। ठीक है, कोविड आ गया, ग्लोबल रिसेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, एंड व्हाट नॉट, राइट, वॉर्स हो रही है, व्हाटएवर, राइट। तो ना मुझे ना गेम ऑफ थ्रोन्स एक सीरीज है, आपने ऑफ कोर्स देखी होगी, तो उसमें एक कहता है क्योस इजंट अ पिट, इट्स अ लैडर, राइट। तो इस अनसर्टेन टाइम्स के अंदर हाउ डू पीपल इन्वेस्ट, हाउ डू दे लुक फॉरवर्ड, मतलब क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? ये अच्छा क्वेश्चन है बहुत, और इसमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो क्राइसिस आते हैं, जैसे कि तालिब ने बोला था ब्लैक स्वॉन इवेंट्स होते हैं, मतलब जो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अब आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे? पुतिन ने यूक्रेन और रशिया की वॉर हो गई, या अचानक से एक दिन गाजा में वो जाके इजराइलीज को वो कर लिया, एबडक्ट कर लिया, और उससे वो इजराइल गाजा स्टार्ट हो गई, तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो पहलगाम जैसे इंडिया की इंटेलिजेंस नहीं पकड़ पाई थी कि कैसे चाइनीज, उनके पास सैटेलाइट फोन्स थे और इश्यूज थे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कांस्टेंट तो कुछ रहेगा नहीं, करेक्ट। लेकिन मार्केट्स ना आजकल बहुत मैच्योर है, उनको पता होता है कि अगर ये इवेंट हो रही है उससे कौन कौन सी चीजें इंपैक्ट हो रही है। तो बाय एंड लार्ज यूएस की इजी मॉनेटरी पॉलिसी इतनी चलती है कि वो स्टॉक मार्केट्स को गिरने नहीं देते, और दैट इज व्हाई दे कीप ऑन पंपिंग मनी, कि इजी मनी अवेलेबिलिटी करते रहो, चाहे वो येन के थ्रू हो, जापान के उसके थ्रू हो, या करते रहते हैं। तो आपको अनसर्टेनिटी को अडॉप्ट करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं इसमें से पैसे कैसे बनाऊं। कुछ तो बेसिक चीजें हैं कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जो आपका घर हाउस होल्ड चलाने के लिए 6 से 12 महीने का आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। दूसरी बात, आपके पास मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, टर्म प्लान अगर रिक्वायर्ड है तो। और तीसरा, आप अगर इक्विटीज में डाल रहे हो तो या डायरेक्टली डाल रहे हो, या अगर डाल भी रहे हो तो डाइवर्सिफाइड डाल रहे हो, तो वो आपको एज अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन आपको फॉलो करना चाहिए। और जो लास्ट चीज है वो ये है कि अनसर्टेन टाइम्स आएंगे जाएंगे,
बट जिन लोगों ने अनसर्टेन टाइम्स को यूज करके उस टाइम पे इन्वेस्टिंग करी है, दे हैव ऑलवेज गॉट वेरी गुड रिटर्न्स लेटर। जैसे कभी मार्केट क्रैश करेगी या कोई ऐसी व्हाट्स से आउटलायर इवेंट होगी, ठीक है, तो एक पैनिक होता है, उसमें लोग या तो स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लेते हैं, एसआईपी से पैसा निकाल लेते हैं, राइट। और ये एक पैटर्न है, राइट, एक फियर है, राइट। एंड लाइक यू सेड, जो वॉरेन बफेट वाला आपने बोला था कि इम्पेशेंट पीपल हेल्प पेशेंट पीपल मेक मनी, राइट। उस सिनेरियो के अंदर क्या आपको लगता है कि ये अप्रोच सही है कि मतलब समटाइम कहते हैं ना स्टेडी द स्टॉर्म, पेशेंस की बात तो हम बहुत ऑलरेडी कर ही चुके हैं, उस सिनेरियो में क्या करें? मतलब एकदम सडनली पैनिक हो गया, अब आदमी की रातों रात दुनिया ही लुट गई, समझ रहे हो? कल जैसे फॉर एग्जांपल बिटकॉइन की बात करते हैं, ठीक है, किस दिन बिटकॉइन होता है एकदम ऊपर सबसे ज्यादा, और एकदम सडनली होता है कि अगले दिन कोई हुई न्यूज आई और सीधा वो उसका मार्केट कैप ड्रॉप कर गया, व्हाटएवर जो भी चल रहा है, तो उस सिनेरियो में क्या करें? मतलब हाउ डू यू मैनेज इट? देखिए, पहले तो जो इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया इज अ हाई बीटा मार्केट। मतलब इंडिया ना, जब मार्केट में पैनिक होता है तो इंडियन मार्केट ज्यादा गिरती है। बाकी मार्केट्स 5% गिरती हैं तो लोग कहते हैं कि यार करेक्शन आ गई। इंडियन मार्केट 20% गिरती है, और ग्रीड भी ज्यादा है। जब ऊपर जाती है तो कोई स्टॉक है तो आप यार कहाँ पहुंच गया भाई, मतलब लोग खरीदे जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं। तो इंडिया हाई बीटा मार्केट है। तो जो रिएक्शंस आते हैं जिसमें जब कोई शेयर गिर रहा होता है, तो पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये बहुत ही परमानेंट टाइप की सिचुएशन है या फिर एक्चुअली में स्टॉक में कुछ ऐसा बुरा हुआ है कि इट शुड फॉल 10% और 5%। दूसरा, वॉरेन बफेट सेड यू हैव टू बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। मतलब आई रिमेम्बर BYD में जब चार्ली मुंगेर और वॉरेन बफेट ने इन्वेस्ट किया था, तो BYD का फाउंडर आके उनसे मिला था और उन्होंने कहा था कि आई वांट टू पुट मनी ऑन दिस गाय। और BYD का शेयर ऐसा ब्लाइंड चला गया वो कि दे सोल्ड इट, बिकॉज वॉरेन बफेट वाज वेरी क्लियर कि भैया ये रेट तो अगले 5 साल में भी नहीं आना चाहिए था। तो ही वॉज ग्रीडी व्हेन अदर्स वर फियरफुल एंड ही वॉज फियरफुल व्हेन अदर्स वर ग्रीडी। तो मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं हुआ सर, बहुत कॉन्ट्रोडिक्टिंग ऐसे जैसे कि BYD में सब ग्रीडी हो रहे थे शेयर्स के पीछे, तो उसको था कि भैया ये रेट जो हुआ है ये फंडामेंटली जस्टिफाइड नहीं है, तो मैं तो अभी बेच कर निकल जाता। ठीक है। और जब दूसरे लोग फियरफुल हो रहे थे कि एक स्टॉक को ऐसे गिरा रखा है, अच्छा, जैसे हाँ, तो उस टाइम पे यू सी यार इसमें मैं वैल्यू कितनी है, इसके एसेट्स की पर शेयर कितना है इस समय, इसका EPS पर शेयर कितना है, इसकी बुक वैल्यू कितनी है, उस टाइम पे यू सी वैल्यू। करेक्ट। जोमेटो में यही हुआ, जोमेटो ने लिस्ट किया और एक पॉइंट के बाद सबको लगा कि इसके तो लॉसेस बहुत हैं, और उसी टाइम पे 2 अच्छी चीज हो गई जोमेटो के साथ, शेयर बहुत गिरा हुआ था। तो सब कह रहे थे कि ये तो भैया जो न्यू एज स्टार्टअप्स के IPO आए हैं उसके लिए ये बड़ा गलत है कि जोमेटो का शेयर ऐसे गिरा है। पेटीएम भी गिरा हुआ था, लेकिन जोमेटो ने 2 अच्छी चीजें करी जो दूसरे स्टार्टअप्स नहीं कर पा रहे थे। ब्लिंकिट खरीदी सस्ते में और वो ब्लिंकिट 20 गुना हो गई। करेक्ट। और दूसरा, इन्होंने यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव करी, जोमेटो स्टार्टेड मेकिंग प्रॉफिट्स, और फंड रेज जो कर रखा था उससे ट्रेजरी प्रॉफिट्स भी आ रहे थे, उसको अच्छा इन्वेस्ट कर रखा था। तो इस वजह से वो शेयर ऊपर चला गया। अब उस टाइम पे कोई सोचता कि नहीं जोमेटो 25% डाउन है और इसको तो मैं बेच देता हूँ क्योंकि शायद ये 25% और डाउन जाएगा। क्योंकि पेटीएम जब गिर रहा था तो लोगों को डर लग रहा था और सही में नीचे चला गया था। वॉरेन बफेट पुल्ड आउट फ्रॉम पेटीएम। तो मतलब पेटीएम ने तो इतने बैड न्यूज थी, PR बड़ी खराब थी। तो यू हैव टू सी वैल्यू कहाँ पर है। करेक्ट। अब जैसे एक शेयर आजकल मेरा डिस्कशन चल रहा था, तो 69 पे था उसका DRHP में कि वो मतलब 69 पे शेयर आएगा, IPO आएगा उसका। और जब उसकी बुक वैल्यू स्टडी करी तो 23 रुपीज़ पर शेयर थी। फिर देखा कि अच्छा इसका कितना ग्रोथ रहा है पिछले 2 साल में, समझा। फिर ये देखा कि अच्छा इसका प्रॉफिट्स रहते या नहीं रहते, डेट की क्या पोजीशन है। ये चीज़ें तो दीज आर हाइजीन फैक्टर्स टू अंडरस्टैंड अ बिजनेस। और आपको ये भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली कि इंडिया में जब तक कंपनी लिस्टेड नहीं होती तब तक वो प्रॉफिट्स नहीं दिखाते टैक्स बचाने के लिए। जब वो लिस्टेड होती है तो वो जेब से भी पैसा डाल के प्रॉफिट्स दिखाते हैं। तो एक हेज फंड के ओनर जो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बिकॉज उसके हेज फंड को
टॉप हेज फंड इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग रिटर्न्स इंडिया में, उसको 3 बार अवार्ड मिला था। और जिस मैगजीन ने अवार्ड दिया था वो काफ़ी फेमस थी, रेप्यूटेड थी। तो मैंने उससे पूछा था, तो उसने कहा था कि तुषार 60% जो यूनिवर्स है स्टॉक्स का लिस्टेड, जिसमें अच्छा ट्रेड हो रहा है, लिक्विड स्टॉक्स, ये नहीं जो पेनी बन गए और उनके अकाउंट्स फज्ड है। तो आपको आपकी स्टडीज में अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर फैक्टर्स आपको ये भी देखना पड़ता है कि भाई इसके अकाउंट कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी तो नहीं लग रहे कि ये कुछ अलग ही चीज बनाई हुई है। अब जैसे सपोज आप ईपीसी बिजनेस में हो, ईपीसी में गवर्नमेंट टेंडर आता है या फिर प्राइवेट टेंडर आता है, तो उसमें मार्जिन्स सबको पता होते हैं। हाँ। सोलर वाले को पता होते हैं कि क्या उसमें है। अब वो देखो अचानक से एक कंपनी 20% नेट प्रॉफिट लेके बैठी है, ईपीसी में लिस्टेड है, कहाँ से आ रहा है भाई 20? अगर गवर्नमेंट टेंडर है उनके तो 6-6 महीने में पेमेंट आती है, एक साल में, तो वो रिसीवेबल्स पड़े रहते हैं उसके अंदर, तो कहाँ से आ रहा है? तो ये बेसिक चीजें अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं तो हम फिर अनसर्टेन टाइम्स को भी बेटर डील करेंगे, स्टॉक्स को भी बेटर समझेंगे, वैल्यू इन्वेस्टिंग करेंगे। दैट इज द पाथ टू रिटर्न। तो सर ऑन द सेम नोट आई वांट टू आस्क यू दिस कि अगर आपको कोई 3 स्टेप्स, नो नॉनसेंस, ओके, किसी को अगर एडवाइस देनी हो तो आप क्या दोगे टू मेक देम रिसेशन प्रूफ मे बी? देखिए जो 3 बेसिक चीजें हैं, पहली बात तो इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे याद है मेरे एक फैमिली मेंबर थे, तो मैं वैसे ही ओल्ड हैं थोड़े, तो उनके घर पे गया हुआ था, रिगार्ड्स दे रहा था उनको, तो उनकी जो लेडी थी, जो मिसेस थी, वो मुझे कहने लगी कि तुषार इनको समझा, अभी 5 दिन पहले आए, मैंने कहा कि घर का खर्चा दे दो, कहने लगे इस बार तो है नहीं। तो कहती है आप सोच रहे हो आप क्या कह रहे हो कि आपके पास घर का खर्चा नहीं है। मतलब तो एक इमरजेंसी फंड 6 से 12 महीने का, वो लिक्विड फॉर्म में, कभी भी आप उसको लिक्विडेट कर लो, चाहे वो एफडी तोड़ो या कोई भी समथिंग व्हिच इज लिक्विड इन नेचर, मतलब वो आपके पास होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को ना चेक में रखो। अब क्या होता है, बहुत इजी होता है अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना, कि या बेटर घर में शिफ्ट हो गए और बेटर कार खरीद ली, तो कार भी ऑयल गजलिंग है, ज्यादा ऑयल लेती है। मुझे तो आप बिलीव नहीं करोगे, आई हैव नथिंग अगेंस्ट BMW एंड मर्सिडीज एंड ऑडी, लेकिन मतलब सॉरी टू से मेरे को बहुत लोग मिले जो मिडिल क्लास से अपर क्लास की साइड जा रहे थे, उन्होंने खरीदे, उसके बाद कहने लगे बहुत पैसा खर्च। तो बोलना हाथी लेना आसान है, पालना मुश्किल है। करेक्ट करेक्ट। और तीसरी चीज ये है कि अपने इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाइड रखो, कि मतलब आपको पता चले कि इस महीने मेरे म्यूचुअल फंड से इतने आ गए, इतने मेरे यूनिट्स की वैल्यू बढ़ गई, कुछ मैंने डायरेक्ट इक्विटीज ले रखी हैं, लार्ज कैप्स ले रखे हैं, कुछ मैंने रियल एस्टेट में डाला था, मैंने किराए पे एक प्रॉपर्टी चढ़ा रखी है, तो मेरी सैलरी तो आ ही रही है, बट इनकम सोर्स डाइवर्सिफाइड रहती है। तो ये 3 जो है ये स्ट्रेंथ्स बन जाती है इंसान की। एक्टिव, जो लास्ट वाला आपने एक्टिव इनकम, एक पैसिव इनकम का भी आपको सोर्स होना चाहिए। तो सर इसी बात में मेरे जॉब पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ। सो लॉट ऑफ पीपल दे टेक, जो कॉर्पोरेट्स में, राइट, जो एक नौकरी वाले सेक्टर में है, राइट, उन लोगों की जॉब सिक्योरिटी वाला सिस्टम रहता ही है कहीं ना कहीं। हाँ, एक छोटे लेवल पर, सीनियर लेवल पर तो नौकरी जा रही है आजकल, फायर हो रहे हैं कभी भी आप पता नहीं है किस दिन एआई आ गया, रेवोल्यूशन आ गया, किसी दिन बता देंगे चलो ये लो पिंक स्लिप, राइट। अब इन दैट सिनेरियो आपको लगता है कि पीपल लाइक हु इन द जॉब सेगमेंट, राइट, दे नीड टू एक्चुअली यूटिलाइज और मेक सम फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज टू हेज दिस रिस्क, और इज इट लाइक बीइंग ओवर कॉशियस? मैं ये कहूँगा कि ये सोचना कि आपकी जॉब कभी भी जा सकती है, इट इज़ अ वाइज थिंग टू डू, ये समझदारी का वो है। बिकॉज आजकल जॉब सिक्योरिटी है ना, वो एक इल्यूजन है। बिकॉज आप देखो ना, यूएस में कोई बंदा बैठा है, वो कहता है कि मैंने एआई लेयर लगानी है, और खासकर 6 चीज़ों में लगानी है, CRM, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, उसमें लगानी है, जो रेगुलर चीज़ें हैं, जो जिसमें रेगुलर क्लर्क टाइप का काम होता है। तो ये तो रियलिटी है ना कि वो कल को बोलेगा कि 10% वर्कफोर्स काट दो, क्योंकि अगर वो नहीं काटेगा, उसका कंपेटिटर काट रहा है, करेक्ट, तो मार्केट में तो उसको भी रहना है। तो उसके लिए अगेन मतलब फिर वही है कि आपको इमरजेंसी फंड रखो, प्लान करो। अच्छा, जब आपके सिप्स मान लो चल रहे हैं, तो एक पॉइंट पे आके आप सिप्स रोक भी सकते हो,
लेकिन अगर आपने कभी सिप चल ही नहीं रहे थे, आप यूनिट्स बेच भी सकते हो, लेकिन अगर आपने कभी भी उस साइड पे ध्यान नहीं दिया था, फिर आप सोचोगे कि यार सैलरी नहीं तो कुछ नहीं। तो दैट इज वेयर डाइवर्सिफाइड, पैसिव, ये सारी चीजें फिर से काम में आती। लेट्स टॉक अबाउट इंडियन मार्केट, बैक टू द ग्राइंड। सो गोल्ड, जैसे हम गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड ना एक ना हिंदुस्तान में एक जज्बात है, ठीक है, इट्स एन इमोशन, आई मीन वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन। एक वेडिंग की दुनिया भरी शादी होती है, ऑफ कोर्स, एक वेडिंग का एक बेसिक एसेंस है, और मे बी आप प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनसर्टेनिटी भी कह लो। लोगों के दिमाग में है कि भाई, जो पुराने जमाने में होता था कि यार गोल्ड खरीद, कितना गोल्ड है, राइट? तो आपको लगता है कि आज के टाइम में कि गोल्ड को लोग एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनसर्टेनिटी रखते हैं, या इट्स अ वेरी वैल्यूएबल ग्रोथ इन्वेस्टमेंट? देखिए, गोल्ड का क्या है ना कि हिस्टोरिकली एवरीबडी हैज एक्सेप्टेड गोल्ड। करेक्ट। मतलब आज आप गोल्ड की बार रख के बैठे हो और आप सोचो कि आप एक स्टॉक मार्केट वाले को बेच सकते हो, ले लेगा। आप एक हाउसवाइफ को दोगे, ले लेगी। आप कॉर्पोरेट में उसको सेल करोगे, रिटेल में, या फिर आप सेल करोगे, ले लेगा। कोई मुझे देगा, मैं ले लूं। तो गोल्ड ना इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। अच्छा, और गोल्ड के यूजेस भी हैं, ये ज्वेलरी बन जाती है, और गुरुद्वारास में, मंदिरों में, काशी में देखा आपने कैसे गोल्ड लगा हुआ है। और तो गोल्ड का एक सिग्निफाई करता है। अच्छा, उसकी प्योरिटी भी वेल डिफाइंड है कि आप इतने प्योरिटी का गोल्ड रख सकते हो और उसको आप चेक कर सकते हो। तो गोल्ड का ये है, जनरली रिटर्न्स अगर देखी जाए तो 2010 से 2020 के बीच में एक पीरियड आया था जिसमें गोल्ड बढ़ नहीं रहा था, और उस टाइम पे उसने सिर्फ 8-9% टाइप का एनुअलाइज रिटर्न दिया, लेकिन स्टॉक मार्केट निफ्टी दे रही थी 12 से 13%। लेकिन जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आई है पिछले रशिया यूक्रेन वॉर के बाद 3 साल में, वो ये कि रशिया के डॉलर्स मार लिए अमेरिका ने 300 बिलियन, और उसकी वजह से जो अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स का सिस्टम है उसके ऊपर फेथ कंट्रीज का उठ गया। तो एक बहुत वाइड क्वेश्चन क्रिएट हो गया कि 1972 से पहले गोल्ड बैक्ड होती थी करेंसी, अब अगर डॉलर नहीं तो क्या? अब डॉलर नहीं तो अगर युआन है तो फिर युआन भी तो कैपिटल कंट्रोल्स लगे हुए हैं। करेक्ट। वहां पे पैसा डालना आसान है, चाइना में वहां से ले जाना मुश्किल है। इंडिया में भी कैपिटल कंट्रोल्स लगे हुए हैं। रशिया बहुत ही मिनरल ओरिएंटेड छोटी सी इकोनॉमी है। तो फिर आप डॉलर में अगर पैसा नहीं डालोगे तो कहाँ डालोगे? तो गोल्ड इसलिए बहुत एकदम से ऊपर आ गया, और पिछले 6 महीने में, 1 साल में तो मतलब रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। पीछे मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अगर आप लास्ट 50 इयर्स के रिटर्न्स देखो जनरेटेड बाय गोल्ड विज़ावी नैस्डैक एंड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, तो गोल्ड आउट परफॉर्म। स्टेडी है ना, स्टेबल है। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि गोल्ड ने रिटर्न ओवरऑल हमेशा अच्छा दिया है, और शायद इंडियन हाउसवाइफ्स इस बात को बेटर समझती हैं। तो 25,000 टन्स का गोल्ड इंडिया में है, वो भी आई थिंक मोनेटाइज कभी होता नहीं है, वो पड़ा ही रहता है वो। बट दैट इज द विजडम ऑफ द मार्केट। मतलब आई गेट यू पॉइंट कि गोल्ड है तो एक सेफ्टी है, एक सिक्योरिटी है, सेफ्टी सिक्योरिटी है ना। आप देते हो ना अपने बेटी की शादी में देते हो आप, तो आप उसको वो दे रहे हो आप, मतलब प्राइस पोजीशन दिया है जिंदगी, ये मैंने कमाया है, लाइक काइंड ऑफ थिंग। बट आपको लगता है कि आज के जमाने में, राइट, कि इज इट टाइम दैट हम लोग गोल्ड के या रियल एस्टेट के अलावा, मैं गोल्ड और रियल एस्टेट साथ में जोड़ूंगा, आजकल प्रॉपर्टी के रेट कुछ भी चल रहा है, ठीक है, तो अगर गोल्ड और रियल एस्टेट के अलावा हमें ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट इक्विटी हो जाए, चाहे वो क्रिप्टो हो जाए, या रियल एस्टेट इक्विटीज हो जाए, राइट? तो why don't we look beyond a designated asset or a commodity? देखिए, गोल्ड का कंपैरिजन अगर आप करो तो गोल्ड ना एक प्रोटेक्शन है। गोल्ड एक प्रोटेक्शन की तरह है कि आज सिंस उसका रेट इतना बढ़ गया, तो लोग कहते हैं कि आपका 10 से 20% पोर्टफोलियो गोल्ड में, या तो गोल्ड बीज में डालो, ईटीएफ में डालो, या फिर आप एक्चुअल गोल्ड, तो मतलब एक्चुअल गोल्ड खरीदने की बजाय फाइनेंशियलाइजेशन भी हो चुका है। तो इट इज, देयर आर सो मेनी वेज कि आप गोल्ड में एक्सपोजर ले सकते हो। अच्छा, लेट्स कंपेयर गोल्ड विद अदर एसेट क्लासेस। ठीक है। म्यूचुअल फंड ने 2000 कोविड के बाद 2021 से लेके 2024 तक 30-30%, 50-50% रिटर्न दिए हैं। एक पीएमएस मेरे फ्रेंड ने डाला था, 1 साल में
उसके 50 लाख 90 लाख हो गए थे। ये जो 22, 23, 24 का जो बूम टाइम था, तो उस टाइम पे गोल्ड इतना नहीं दे रहा था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों में गोल्ड दे रहा है। दूसरा, आप देखो स्टॉक मार्केट्स। अब स्टॉक मार्केट्स तो बहुत ही वाइड टर्म है, लेकिन जनरली जो अच्छे स्टॉक्स हैं वो 2022 से 25 तक, 24 तक, 21 से 24 तक बहुत अच्छे रिटर्न दिए, बेटर देन गोल्ड। लेकिन पिछले एक साल में रिटर्न्स हार्डली 2% है। करेक्ट। तो फिर इसलिए हम बोलते हैं कि आप डेट फंड में भी डालो और डेट का भी एक्सपोजर रखो, बॉन्ड्स का भी एक्सपोजर रखो। तीसरा बात करते हैं क्रिप्टो की। अच्छा, क्रिप्टो में क्या है कि 4-5 ऐसे क्रिप्टोज हैं जो सब कुछ है और बाकी नए लॉन्च होते रहते हैं, जाते रहते हैं। क्रिप्टो की मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूं हमारे भारतीयों को, इंडियंस को। क्रिप्टो की एक सच्चाई, जिस दिन आपके पास बहुत अच्छा आपका वॉलेट बन जाएगा, उस दिन आपके वॉलेट से वो निकल जाएगा। ये एक आदमी की नहीं है, ये मैं पता नहीं कितनों को जानता हूं। जिस दिन आपके अकाउंट में, वॉलेट में 1.5-2 करोड़ से ऊपर की चीज आई, उस दिन वो पीछे से कोई ना कोई निकाल लेगा। मतलब नहीं, देयर इज नो सेफ्टी सिक्योरिटी। मतलब आप सोचो, एक रीजनल डायरेक्टर, एक क्रिप्टो फंड की रीजनल डायरेक्टर को, जो मेरी फ्रेंड है पिछले इतने सालों से, उसके वॉलेट में से निकाल लिए भाई। उसने तो सबसे सिक्योर में डाले थे। तो इसलिए मतलब क्रिप्टो में क्या है, जैसे बिटकॉइन है, वो सर्वो सर्वा है। बिटकॉइन, लोग कहते हैं सारी वेल्स उसमें बैठी हैं। अगर लोगों को देखना होता है किस चीज की बात कर रहे हो, बिटकॉइन की बात कर रहे हैं। क्रिप्टो इज सिनोनिम टू बिटकॉइन। बिटकॉइन, हाँ। नहीं, पर ईथर है, इथीरियम है, शिबा इनू है, डॉज है, मतलब है तो बहुत सारे, प्लेथोरा वो है। हाँ, बट जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बिटकॉइन है। अब बिटकॉइन के साथ प्रॉब्लम ये है कि जिस दिन बिटकॉइन में करेक्शन आती है, उस दिन वो 30-30%, 40-40% गिर जाता है। करेक्ट। और सुपर वोलेटिलिटी है। करेक्ट। तो इसलिए क्रिप्टो का जो रिटर्न है, माना मैंने कि वो 1,20,000 टाइप से चल रहा था और पीछे से आया था काफी नीचे से, लेकिन उसमें बहुत इश्यूज है। इंडिया में 30% टैक्स लगा हुआ है, प्लस TDS लगा हुआ है उसमें, प्लस उसमें मतलब उसको ट्रेस होता है वो कि किस किस ने डाले हैं, प्लस उसमें क्रॉस बॉर्डर के लिए लोग यूज करते हैं, दुबई पैसा भेजने के लिए यूज करते हैं। तो वो शेडी लोग भी हैं, क्रिमिनल्स को अगर पैसा ट्रांसफर करना होता है तो वो वॉलेट से क्रॉस बॉर्डर करके, बहुत इश्यूज हैं उसमें। नहीं, मतलब आई एग्री विद योर पॉइंट कि फ्लक्चुएशन है, वॉलेटाइल भी है, ऐसी बात नहीं है। बट क्रिप्टो में सही टाइम पे जिसने ले रखा होगा वो लेके बैठा ही हुआ है, उसको बेचने की नीड नहीं। आप थोड़ा फ्रैक्शन बेच पाता है वो, मतलब आप ऐसे, आई नो पीपल जो फिएट में कन्वर्ट हो जाता है। आई नो पीपल, आई नो कपल ऑफ माय फ्रेंड्स जिन्होंने एक्चुअल में उस टाइम पे, जब वो बिटकॉइन पिज्जा, 3 बिटकॉइन में पिज्जा मिल रहा था, राइट, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, तब का उन्होंने लेके रखा हुआ है। अब थोड़ा सा बड़ा तो आदमी एक्साइटेड हो रहा है, सीधा पैसे बढ़ गए तो उसने बेच दिया, थोड़ा बेच दिया। पर बेस्ट पार्ट है वो फ्रैक्शन में बेचता है। अभी रिसेंटली उसने कुछ फ्रैक्शन बेचा 22-25 लाख रुपए का, जी .03 इतना बेचा। 22, क्या बुराई क्या है सर, मतलब अगर स्मार्ट इन्वेस्टिंग है। और मेरी तो किस्मत नहीं खराब, मैंने जब क्रिप्टो में पैसे डालने की सोची ना, वो अगले दिन ड्रॉप हो जाता है। मैं मन बना गया था कि आज तो मैं ले लूं। बच गए आप। गॉड सेव्ड यू। गॉड नोस, पता नहीं मतलब not sure. I'm like, every time I tried to put money into crypto of any kind, somehow it dropped the very next day. कुछ ना कुछ मार्केट न्यूज ऐसी थी, ये था। अब तो स्टेबल इतना हो गया कि it's difficult to buy into it also in a way. बहुत ज्यादा, अब बहुत ज्यादा अफोर्डेबिलिटी थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है। बट एक प्राइवेट इक्विटी भी एक ऑप्शन है, वेंचर कैपिटल प्राइवेट इक्विटी। उसके अंदर लेकिन मिनिमम टिकट साइज होता है, लाइक एक बहुत अच्छा फंड है गुड़गांव में, उनका 25 लाख का मिनिमम है। तो वो फिर आपको ब्लॉक्स पे डालना पड़ता है, उसमें पेशेंस चाहिए, 5 साल, 7 साल, 8 साल, मतलब लगा के भूल जाओ। और आपको इंडिविजुअल रिटर्न शायद ना मिले, पोर्टफोलियो रिटर्न मिलेगा। करेक्ट। तो उसमें कितना रिटर्न मिलेगा भाई, अगर कोई बहुत मोटी स्टार्टअप फंस गई जो बहुत ही आगे जा रही है जोमेटो की तरह, तो देयर इज मतलब गोल्ड से ज्यादा वो डेफिनेटली। और रियल एस्टेट का जहां तक सवाल है, बिकॉज इंडिया में एक बड़ी यूनिक सिचुएशन है कि पॉपुलेशन बढ़ती है, लैंड नहीं बढ़ता, और जगह तो इतनी है ना। हाँ, नहीं, अर्बन स्पेसेस को ना गवर्नमेंट ने आर्टिफिशियली कंट्रोल किया हुआ है ताकि अर्बन सप्लाई की वैल्यू बने। करेक्ट। और वो वैल्यू से उसकी मार्केट्स बने उसका। तो
तो वो एक वेल्थ क्रिएशन इफेक्ट होता है। जब आपकी रियल एस्टेट की वैल्यू बढ़ती है, आपका एक वेल्थ क्रिएशन इफेक्ट होता है, आप वेल्दी फील करते हो। तो वो एक गवर्नमेंट ने अर्बन का किया हुआ है उसमें। रियल एस्टेट में ये मानो कि 2013 से लेके 2020 तक नहीं बढ़ी और बायर ही नहीं मिलता था। और 2000 कोविड के बाद 2021-22 से लेके अभी तो मतलब गुड़गांव की आप एग्जांपल ले लो, सर आज जुड़वा सब गुड़गांव के प्रॉपर्टी के रेट की मतलब रॉकेट लगा हुआ है। कुछ भी चल रहा है, कुछ मतलब अपार्टमेंट के लोग 15-15 करोड़ मांग लेते हैं, 20-20 करोड़ मांग लेते हैं। वो आप छोड़ो, अभी सबसे ग्रैंड डील हुई पता नहीं कितने हजार करोड़ के 4 अपार्टमेंट लिए 5। मैं समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है यार। है तो घर ही ना, है तो मकान ही, वो भी अपार्टमेंट, मतलब लैंड इज शेयर्ड अक्रॉस। जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर होते थे रियल एस्टेट, वो कहते थे हमें जमीन से जुड़ा हुआ घर लेना है। हाँ, तो वो जमीन लेना एक वो होता था कि मेरी जमीन है, राइट। अब यहाँ पे अपार्टमेंट इतना है कि जमीन की कोई यूटिलिटी नहीं है। लोग उसको तोड़कर मल्टीपल वो बना रहे हैं, बिल्डर को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। मतलब इट्स अ डिफरेंट कन्वर्सेशन ऑल टुगेदर। सॉरी फॉर डीरेलिंग, बट या आई एग्री विद यू सर। लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ मनी। एआई इन्वेस्टिंग हो रहा है, क्रिप्टो आ गया है, डिजिटल करेंसी आ गया है, बहुत सारी चीजें, मतलब प्लेथोरा ऑफ, इट्स अ सी, इट्स नॉट अ पूल एनीमोर, राइट। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग अभी हेडिंग टुवर्ड्स अ वर्ल्ड विदाउट कैश, या ये सिर्फ हाइप है आपके हिसाब से? नहीं, कैश विल नेवर बी आउट। अब जो लोग डीमोनेटाइजेशन के टाइम सोचते थे कि कैश सिस्टम में इतना कम हो गया है और अब ये कम ही रहेगा, क्योंकि एक जनधन अकाउंट खोल दिए थे, तो जो 25 करोड़ अकाउंट्स थे उसमें जो गरीब आदमी था वो उसके कुछ पैसे वहां ट्रांसफर हो गए, जो बैंकिंग सिस्टम में आ गए सारे। फिर डीमोनेटाइज होके बहुत पैसा आया जो डिजिटल में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आज के टाइम में अगर आप मनी इन सर्कुलेशन इंडिया में देखोगे ना, तो वो बैक टू प्री मोनेटाइजेशन के टाइम जो लेवल थे उसको भी क्रॉस कर चुका है। उसका वजह ये है कि मनी को जब हम हाथ में फील करते हैं ना, जो गरीब आदमी देखता है, हाँ, वॉलेट में कितना पड़ा है, घर पे कितना पड़ा है, मेरे को तो चीज बेचनी। वैसे तो पेटीएम और यूपीआई बहुत चल रहा है जी, लेकिन कैश सिस्टम में काफी रहता है। और करप्शन तो है ही, वो सारी करप्शन। अभी देखा आपने, झारखंड की एक चीफ सेक्रेटरी पकड़ी गई थी, 250-350 करोड़ की तो प्रॉपर्टी, और वो तो कैश के नोट की गड्डियां थी। तो कैश में ही रहेगा ना वो, तो वो कैसे रहेगा? वो बेनामी आप नाम से रखो। अब जो भी पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स, जजेस, अगर वो बेनामी नाम में रखते हैं, तो ये मुझे आईएएस के ही एक बंदे ने बताया था, आईएएस ने ही बताया था कि जनरली उनकी डेथ के बाद उसमें से सारा वो बेनामी जिनके नामों पे होता है वो ले जाते हैं। तो पैसा वो फैमिली को वापस नहीं मिलता। हाँ, मतलब कहते हैं ब्लैक का पैसा ब्लैक ही है। अब मैं आपको हैरानी की बात बताऊं, मुझे दुबई में 2 सीए मिले, अलग अलग, मतलब एक जानते नहीं थे एक दूसरे को। एक सीए के पास इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का $350 मिलियन पड़ा था, जो यहाँ से निकाल के वहां भेजा हुआ था। और एक सीए के पास मॉरिशियस में साउथ की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, जिसकी सीएम की डेथ हुई थी कुछ साल पहले, उनके कितना पड़ा था, मतलब शायद 2000 करोड़ ऐसे कुछ पड़ा था। ओके। तो जो 350 मिलियन वाला था, अभी वो पैसा कंट्रोल कर रहा था जो वो पॉलिटिकल पार्टी थी, उसका भांजा। ओके। तो इसके भांजे को कुछ स्विस बैंक के लोग मिले, तो उन्होंने कहा ये पैसा आपने दुबई में क्यों रखा हुआ है, स्विस बैंक में रखो, सेफ रहेगा, स्विस बैंक में सीक्रेट है। और स्विस बैंक वालों को पता था कि ये पैसा कौन से किस नेचर का पैसा है, इंडिया से निकाल के लाए हुए हैं। उसने वो 350 मूव कर दिए स्विस बैंक पे। आदित्य भाई, स्विस बैंक ने मार लिए वो उसका पैसे का बाहर निकालना इम्पॉसिबल कर दिया। और जब वो लड़ने लगा टीम से, तो टीम चेंज कर दी। नए बंदों से लड़ लो कि हमारा ये क्लॉज है और ये क्लॉज है और ये क्लॉज। उनको पता है ये लीगली पैसा मुझसे वापस ले ही नहीं सकता, बिकॉज ये तो करप्शन का पैसा है। करेक्ट। ये हो रहा है। ये जो लोग यहां से बाहर पैसा भेजते हैं ना, मॉरिशस जो पैसा भेजा था, अब वो जो साउथ की पार्टी की लीडर थी उसकी डेथ हो चुकी है, तो उसकी जो आगे एक बंदी और थी, उसने कोशिश करी वो पैसा ब्लॉक्ड। तो आप कमा के यहां से ले जाओ, बट वो वापस नहीं आता। तो फ्यूचर ऑफ मनी जो है ना, कैश तो है, बट इट इज वैल्यू ड्रिवन, कि आप उसको सोशल कॉजेज में कितना लगा रहे हो, आप उसको एनवायरमेंटल कॉजेज में कितना लगा रहे हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, या फिर गवर्नमेंट की जो
फीचर्स हैं उसके लिए आप कैसा लगा रहे हो? आपको हैरानी होगी सुन के कि ESG की जो एनवायरमेंटल सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कॉजेज हैं उसके अंदर कितना लगता है पैसा, और इंडिया में समहाउ सोशल और एनवायरमेंटल ये रिलीजन से लिंक्ड है। तो जैसे हमारे बनियों में कहा जाता है ना कि अगर मंदिर वाला पुजारी पैसा मांगता है तो ले ले भाई, लेकिन अगर कोई वैसे मांगता है कि यार मेरे को करियर में, तो बंदा कहता है यार पता नहीं सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है, ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं। अभी एक गौशाला है जो गुरुजी हैं, वो महाकुंभ में मैं उनके यहाँ ठहरा था, उनके जो उनका पंडाल था, तो मुझे वो बता रहे थे कि हमने कुछ गौशाला नई ली है और उसके अंदर 1000 गायें थी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि इसके लिए पैसा चाहिए। तो मैंने कहा आपको किस टाइप का? कहते हैं मुझे वैसे ही डोनेशन से ही आ जाता है। मैंने कहा लेकिन आप 10 साल के लिए इसको लेके बैठे हो तो इसको आपको 10 साल का पैसा होना चाहिए। तो उसने कहा बेटा इधर आओ। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे, हाँ। उस पर डाला गौशाला के लिए चंदे की जरूरत है। शाम को 2 करोड़ पड़े थे उनके बैंक अकाउंट में। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि सोशल कॉजेज पे लोग कितना पैसा देते हैं, और वो जनरली धर्म से और धर्म कांड से लिंक्ड रहता है। तो जो फ्यूचर ऑफ मनी है ना, वो वैल्यू ड्रिवन, डिजिटल, जैसे UPI हो गया, और ग्लोबल। मतलब आज के टाइम में एक बंदे के पास एक पैसा एक लेवल से बियॉन्ड आता है, अगर उसके पास एक्सपोजर है तो वो सोचेगा नहीं मैं दुबई का अपार्टमेंट ले लेता हूँ, करेक्ट, नहीं मैं वहां पे ऑस्ट्रेलिया में ले लेता हूँ। तो दिस इज द नेचर ऑफ मनी। एट द एंड ऑफ द डे ऑफ कोर्स एक टेंजिबिलिटी फैक्टर तो है ही कैश, राइट। और करप्शन, आपने बहुत सारे फैक्टर्स को टच किया, बट आई एग्री, आई एम लाइक नो मैटर, आई थिंक आई पर्सनली आल्सो बिलीव सर कि कहीं ना कहीं कैश तो नॉन एग्जिस्टेंट नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स विद ऑल दिस UPI सिस्टम्स एंड एवरीथिंग, लाइफ हैज बिकम अ लिटिल इजियर, क्योंकि पहले वो अब लोगों से बोलो 500 में देना, जी पे ले लिया। अरे मैं तो 20-30 रुपए की एक चीज खरीद रहा था शॉप वाले से, कहने का UPI कर दो ना भैया। हाँ हाँ हाँ, लोग कैश लेके राजी नहीं है। छोटे छोटे शॉप्स पे हाँ, वो खुले कौन करे उसके जो भैया, मतलब सर ने लास्ट 1 रुपए का नोट वो उसमें देखा था किसी को। अरे 1 रुपया तो खत्म हो गया रुपए का नोट पे भिखारी 10 रुपए से, अगर आप 10 रुपए भिखारी को दोगे वो मुंह बना देता है, वो उल्टा दे देता है। ये क्या दे रहे हो? कहाँ आ गए भैया, किस जगह आ गए आप? So now moving to last section of my entire show, right, which is again truth and myth. We have done it in the past, but you know the ritual, right? Sure. All right, sir. Gold always beats inflation in the long term. That's true. In the long term, okay. Real estate is the safest investment in India. अगर आपने अच्छे राइट पेपर्स चेक करके, और आपने फुल्ली कंस्ट्रक्टेड, अंडर कंस्ट्रक्शन का कोई भरोसा नहीं है, पोजीशन मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई भरोसा नहीं है। मतलब अगर आपने सेफ प्रॉपर्टी ली हुई है और आपने उसको सिक्योर कर रखा है तो इट डज। ओके, SIPs कैन मेक यू मिलियनेयर। यस, जब बैड टाइम्स आते हैं स्टॉक मार्केट के, इकोनॉमी के, उस टाइम भी डालते रहो, बिकॉज उस टाइम जो वैल्यूज होती हैं, जो वैल्यूएशन होती है वो रिजनेबल होती है। तो वो कंपाउंडिंग इफेक्ट, जो देखो दुनिया में हर चीज कंपाउंडिंग से ही मिलती है, चाहे वो रिलेशनशिप कंपाउंडिंग हो या स्टॉक मार्केट कंपाउंडिंग हो। क्रिप्टो इज जस्ट फॉर गैम्बलर्स। It is for gamblers. It is for those people who have no regard for money and who are totally कि भैया मेरे को जेट प्लेन खरीदना है और बाप के पैसे से। It is for those people. आपने एकदम अगेंस्ट क्रिप्टो के, कुछ तो आपका कोई ट्रेजेडी हुई है कहीं ना कहीं? नहीं, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके वॉलेट से निकल गया। नाउ मेरा क्वेश्चन बड़ा फनी है, इट्स अ ट्रूथ और मिथ वाला थिंग। Although वो उसके डिस्क्लेमर आता है म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, आर दे रिस्क फ्री? म्यूचुअल फंड्स, नो दे आर नॉट रिस्क। अगर आपने आपको मैं एक बात बताऊंगा मार्केट की, अगर आप हिस्ट्री ऑफ 2008 और कोविड के टाइम पे जाओ, जब आप म्यूचुअल फंड के वो पढ़ते हो, जब उनकी परफॉर्मेंस आती है, तो उसमें हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस वाली वेबसाइट्स भी हैं जो आपको बताती हैं कि पीछे टाइम में कौन से थे, कितने बंद हो जाते हैं। और वो जो बंद होते हैं ना, वो लेटेस्ट डेटा में कहीं नहीं आ रहा होता उनका नाम, और बहुत बार तो वो नाम चेंज कर लेते हैं और फिर दोबारा लॉन्च कर देते हैं, रातों रात गायब हुए और दोबारा। तो रिस्क फ्री नहीं है। हाँ बिल्कुल भी, हाँ करेक्ट। मतलब सपोज आपकी नीड है, जैसे सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी होता है। हाँ यस। तो मान लो आपकी नीड है कि आप कुछ पार्ट ऑफ योर लाइफ
वो म्यूचुअल फंड के रिटर्न से कर रहे हैं, तो आप बेचते भी रहो। हाँ करेक्ट। जब आपको लगे, जैसे सेंसेक्स 85,000 आया था, मुझे याद है मेरी फैमिली में एक लेडी है, वो बहुत डालती है, शी विड्रू फ्रॉम लॉट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो दैट इज द मतलब ये नहीं है कि 40 साल तक डाले ही जा रहे हैं, मतलब यूजुअली एज इंस्ट्रूमेंट टू बैंक में डिपॉजिट करने से बेटर है कि और कौन सा म्यूचुअल फंड, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। करेक्ट। हिस्ट्री देखो, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मतलब लॉट ऑफ flow charts and everything. There's an entire dashboard of things you can assess and analyze to make a sensible investing. But yes, thank you so much, sir. मतलब I'm like a wonderful, again, it's a very enlightening conversation. मतलब of course, मतलब each one to his own ही होता है at the end of the day. अपनी pocket देखिए आपको invest. Buyer should be beware. वो होता है ना, buyers beware. हाँ, मतलब आप सोच समझ के डिसीजन लो, ये आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि सबका रिस्क एपेटाइट अलग है, सबका फाइनेंशियल कंडीशन अलग है, सबका फ्यूचर गोल अलग है, नॉलेज लेवल अलग है, सबकी बैकग्राउंड अलग है, हिस्ट्री अलग है। तो ऑफ कोर्स बट एट द एंड ऑफ द डे वी कैन नॉट डिनाई द पावर ऑफ मनी, राइट? जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, मनी मनी हनी हनी वो है फैक्ट, राइट? सो यू नीड टू बी सेंसिबल, बी प्रूडेंट, बी वाइज, make an informed decision. That's my suggestion. And all tools are available. All ChatGPT है, Perplexity है, Gemini है, Grok है, Screener है, सब कुछ तो डेटा है हर चीज में। मतलब आज तो आप क्लिक, like you said ना, about to upgrade yourself on a button generation and save investing. Thank you so much everyone. Thank you Shravan, thank you Aditya.